इटली की राजधानी रोम का एक साधारण सा इलाका गारबाटेला। यहाँ एक परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, पति, पत्नी और एक बेटी। पति का नाम था फ्रांसेस्को और पत्नी का नाम अन्ना। परिवार में खुशहाली थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से सब बिखरने लगा। ये वो वक्त था जब अन्ना प्रेग्नेंट थी। कुछ ही महीनों में वो अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन इस बीच फ्रांसेस्को और अन्ना के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। दिन रात झगड़े होने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। तंग आकर एक दिन अन्ना ने सोचा कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म नहीं देगी। उन्होंने अबॉर्शन कराने का फैसला कर लिया। अन्ना ने डॉक्टर के पास जाने का मन बना लिया। वो अबॉर्शन के लिए निकल पड़ी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके कदम डगमगाने लगे। उनके जहन में कई तरह की बातें घूमने लगी। वो पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच रही थी। इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है। फिर उन्होंने अस्पताल की ओर बढ़ते कदम रोक दिए और पास के एक कैफे में चली गई। वहां ठंडे दिमाग से उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। फिर तय किया कि चाहे उनके और उनके पति के बीच रिश्ते जैसे भी हों, लेकिन वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान नहीं लेगी। माँ की कोख में पल रही वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। वही मेलोनी जो साल 2019 में अपने फेमस भाषण में कहती हैं, मैं जॉर्जिया हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक इटालियन हूँ और मैं एक ईसाई हूँ। उनकी आवाज में गुस्सा था और जुनून था। इस भाषण से पहले दुनिया मेलोनी को ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन गुस्से से भरे इस एक वाकये ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उनके कहे इन शब्दों पर गाने बनने लगे। उनकी लोकप्रियता अगले कुछ सालों में आसमान छूने लगी। और फिर इटली ने वो देखा जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो किस्सा के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे कहानी जॉर्जिया मेलोनी की। कैसे एक लड़की जिसे मां ने पेट में ही खत्म करने का फैसला कर लिया था, वो आगे चलकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पिता के छोड़ जाने पर कैसे मेलोनी का जीवन काफी दिक्कतों भरा रहा और कैसे उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की। बात होगी उस वाकये की भी कि कैसे जॉर्जिया मेलोनी एक वॉलीबॉल प्लेयर बनते बनते रह गई। जिन मेलोनी को लोग उनकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, क्या आपको पता है कभी उन्हें उनके मोटापे के लिए चिढ़ाया जाता था। एक नजर उनके राजनीतिक जीवन पर भी मारेंगे, जब उनकी तुलना इटली के तानाशाह मुसोलिनी से की जाने लगी। आखिर क्यों मेलोनी ने रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दिया, जबकि इससे पहले वो रशिया की समर्थक हुआ करती थी। LGBTQ और इस्लाम को लेकर मेलोनी की क्या राय है। मेलोनी और PM मोदी के वायरल होते मीम्स की भी चर्चा होगी और साथ ही बात उस वायरल तस्वीर की भी करेंगे, जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या मेलोनी और इलॉन मस्क एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। किस्सा के इस एपिसोड में आपको जॉर्जिया मेलोनी की जिंदगी से जुड़े उन सब पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 15 जनवरी 1977 इटली की राजधानी रोम का एक साधारण सा इलाका गारबाटेला। ये इलाका मेहनतकश लोगों का था। यहीं मेलोनी का जन्म हुआ। पिता फ्रांसेस्को मेलोनी पेशे से अकाउंटेंट थे। मां अन्ना पढ़ी लिखी महिला थी। लिटरेचर में उनकी काफी दिलचस्पी थी। मेलोनी के जन्म से पहले ही मां अन्ना और फ्रांसेस्को के बीच के रिश्ते में खटास बढ़ने लगी, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। फिर मेलोनी का जन्म हुआ। साल 1978 की बात है। उस वक्त मेलोनी की उम्र 1 साल थी। पिता फ्रांसेस्को ने परिवार छोड़ दिया और कैनरी आइलैंड चले गए। वहां जाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पिता के घर छोड़ने के बाद परिवार अकेला पड़ गया। मेलोनी और उसकी बड़ी बहन की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां अन्ना के कंधों पर आ गई। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अन्ना पढ़ी लिखी महिला थी और उन्हें लिटरेचर में काफी दिलचस्पी थी। अन्ना दिन भर अपने बच्चों की देखभाल करती और रात में उपन्यास लिखती और फिर उन उपन्यासों को पब्लिश कराकर जो उनसे पैसे आते उनसे अपने बच्चों की परवरिश करती।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान अन्ना ने 140 के करीब उपन्यास लिख डाले थे। मेलोनी बीच में कभी कभी अपने पिता से मिलने जरूर जाती थी, लेकिन बहुत कम। ताउम्र उन्हें अपने पिता की कमी खलती रही। मेलोनी की उम्र जब 11 साल थी, इसके बाद उन्होंने अपने पिता से सारे नाते तोड़ दिए। असल में मेलोनी के पिता ड्रग्स तस्करी में इन्वॉल्व हो गए थे। साल 1984 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कोकीन की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा था। ये मामला स्पेन और इटली के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़ा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि फ्रांसेस्को एक बोट के जरिए कोकीन की खेप को एक देश से दूसरे देश ले जाने के प्रोसेस में शामिल थे। जब मेलोनी और उनकी बहन आरियाना छोटी थी, तो एक दिन दोनों ने अपने कमरे में एक खेल खेलने की सोची। उन्होंने चादरों और तकियों से मिलकर एक छोटा सा टेंट जैसा किला बना लिया। किले के अंदर अपने पसंदीदा खिलौने रखे, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी। लेकिन मेलोनी को लगा कि कुछ कमी है, उन्हें थोड़ी रोशनी चाहिए थी। अब माँ को बिना बताए बिजली की लाइट तो जला नहीं सकती थी, इसलिए दोनों ने एक मोमबत्ती जला ली। मोमबत्ती जलाकर दोनों उस कमरे से बाहर आ गईं और दूसरे कमरे में आकर बैठ गईं। वो कैंडी कैंडी नाम का एक कार्टून देख रही थी, जो उन दिनों इटली में काफी फेमस था। लेकिन तभी अचानक जोर का धमाका हुआ। मेलोनी, आरियाना और उनकी माँ अन्ना घबराकर उस कमरे की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजा खुला तो देखा कि कमरे में आग लगी हुई है। हर तरफ लपटें थीं। आग इतनी तेज थी कि खिड़की के शटर तक गिर गए। कमरे की हर चीज जलकर खाक हो गई। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। अन्ना ने जल्दी से एक छोटा बैग तैयार किया, जिसमें बस कुछ कपड़े थे। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर घर से बाहर भागी। उनका पूरा घर जल चुका था। मेलोनी अपनी किताब आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स में बताती हैं कि उस दिन उनकी माँ ने सिर्फ घर नहीं खोया था, बल्कि अपनी कई सालों की मेहनत की राख बनते देखी थी। लेकिन अन्ना ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो जला हुआ घर बेच दिया और फिर गारबाटेला के उस इलाके में शिफ्ट हो गई, जहाँ मजदूर वर्ग रहता था। यहीं से मेलोनी की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। बचपन में जॉर्जिया मेलोनी थोड़ी मोटी थी। इसका कारण थी उनकी दादी, जो हर रात उन्हें बिस्तर पर दूध और बिस्किट देती थी। दादी का मानना था कि मोटा बच्चा सेहतमंद बच्चा होता है, लेकिन ये मासूम आदतें मेलोनी के शरीर पर असर डालने लगी। महज 9 साल की उम्र में उनका वजन 70 किलो के आसपास पहुंच गया था। स्कूल में बच्चे उन्हें अलग मानते थे। क्लासरूम में उन्हें पीछे बैठाया जाता। खेल के मैदान पर उन्हें टीम से बाहर रखा जाता। मोहल्ले के बच्चे उन्हें चिढ़ाते, कुछ सीधे मुंह पर कहते तो कुछ पीठ पीछे हंसते। मेलोनी अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स में लिखती हैं कि ये ताने उनके दिल को चुभते थे, लेकिन इन्हीं तानों ने उन्हें मजबूत ही बनाया। मेलोनी के दिल में एक बड़ा सपना था, वॉलीबॉल खेलने का। उन्हें ये खेल बहुत पसंद था। गेंद को हवा में उड़ते देखना, कोर्ट पर दौड़ भाग और साथियों की तालियां, ये सब उन्हें रोमांचित करती थी। लेकिन वॉलीबॉल के लिए कद काठी मायने रखती है। मेलोनी का कद छोटा था, सिर्फ 5 फीट 3 इंच। उनका वजन भी उनके सपनों के आड़े आ रहा था। एक दिन की बात है, मेलोनी रोम के एक पार्क में गई। वहां कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। गेंद हवा में थी, माहौल में जोश था। मेलोनी ने खेलने की इच्छा जताई, लेकिन बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। एक बच्चे ने कहा, नहीं मोटी, तू नहीं खेल सकती, और गेंद उनके चेहरे पर दे मारी। ये पल मेलोनी के लिए तमाचे जैसा था। उनकी आंखें छलक पड़ी। वो चुपचाप घर लौट आई। लेकिन घर में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बहन आरियाना। आरियाना ने मेलोनी को गले लगाया, उनका हौसला बढ़ाया। आरियाना उनकी सबसे करीबी थी, एक बहन, एक दोस्त, एक साथी। उसी दिन मेलोनी ने ठान लिया कि अब कुछ बदलना है। अगले 3 महीने उनके लिए मुश्किल लेकिन जरूरी थे। उन्होंने अपनी डाइट बदली, सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, खुद को ट्रेन किया। 3 महीने में उन्होंने 10 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया। फिर वो उसी वॉलीबॉल ग्रुप में लौटी। इस बार उनका आत्मविश्वास चरम पर था। मैदान पर उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि सब दंग रह गए। मेलोनी ने अपनी किताब में लिखा, दुश्मन भी काम आते हैं, वो आपको बदलने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन वजन ही उनकी एकमात्र चुनौती नहीं थी। उनका छोटा कद हमेशा उनके लिए मानसिक बोझ रहा। स्कूल की वॉलीबॉल टीम में जगह पाना मुश्किल था। कोच कहते, तुम्हारी हाइट कम है, कोर्ट पर तुम्हारा कवर एरिया छोटा रहेगा। ये बातें मेलोनी को अंदर से तोड़ती थी। वो एक पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी बनना चाहती थी, लेकिन उनकी हाइट उनके सपनों की राह में रुका
रुकावट थी। उनकी मां अन्ना ने उन्हें हार न मानने की सीख दी। अन्ना ने कहा, अगर तुम्हारी पहुंच लंबी नहीं तो तेज भागो, अगर ऊंचाई नहीं तो कूदने की ताकत बढ़ाओ। मेलोनी ने अपनी मां की बात मानी। उन्होंने अपनी फुर्ती और तकनीक पर मेहनत की। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल की टीम में जगह बना ली। भले ही वो पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन सकी, लेकिन वॉलीबॉल ने उन्हें अनुशासन और मेहनत की अहमियत सिखाई, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर में भी उनके काम आने वाली थी। इन सबके बीच मेलोनी का एक और सपना था, गायिका बनने का। बचपन से उन्हें संगीत से प्यार था। वो घर में अक्सर गुनगुनाती थी। मेलोनी को लूसियो बेटिस्टी और मीना जैसे इटालियन गायकों के गाने बहुत पसंद थे, लेकिन उनकी नजरें एक ग्लोबल सुपरस्टार पर थी, माइकल जैक्सन। 1980 के दशक में माइकल जैक्सन की धूम थी। मेलोनी उनकी तरह स्टेज पर परफॉर्म करने का सपना देखती थी। वो माइकल जैक्सन से मिलना चाहती थी, उनके कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। मेलोनी ने गायिका बनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही ये एहसास हुआ कि उनकी आवाज में वो जादू नहीं है जो एक पेशेवर गायिका में होना चाहिए। इस बात ने उन्हें थोड़ा निराश किया, लेकिन संगीत उनके जीवन से कभी दूर नहीं हुआ। आज भी जब वो तनाव में होती हैं या अकेले होती हैं, वही पुराने गाने, इटालियन पॉप और माइकल जैक्सन के हिट्स उन्हें सुकून देते हैं। खैर, अब बारी थी मेलोनी की राजनीति में एंट्री की। 1990 का दशक, दुनिया भर की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही थी। कोल्ड वॉर अपने खात्मे की ओर बढ़ रही थी। कम्युनिस्ट विचारधारा का पतन हर तरफ दिखाई देने लगा था। साल 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ा। इटली की पुरानी पार्टियों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। बड़े बड़े दलों के भीतर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। साल 1992 की बात है। इटली के मिलान शहर में घूसखोरी के आरोपों की जांच शुरू हुई। इस जांच में ऐसे खुलासे हुए कि पूरा इटली सन्न रह गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अफसर, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं बचा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। यही वजह थी कि कई पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया या कई पार्टियों ने खुद को भंग कर दिया। कुछ पार्टियां एक नए नाम और पहचान के साथ इटली की राजनीति में वापस लौटी। उसी दौर में एक ऐसी पार्टी भी थी जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। इस पार्टी का नाम था मूवमेंटो सोशल इटालियानो, यानी MSI। लेकिन इस पार्टी का प्रभाव सीमित इलाकों तक ही था। MSI की स्थापना मुसोलिनी के समर्थकों ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में मुसोलिनी और उनकी पत्नी को मारकर उल्टा लटका दिया गया था। मुसोलिनी की जो पार्टी थी उसका नाम था रिपब्लिकन फासिस्ट पार्टी, जिसे इटली में पहले ही बैन कर दिया गया था। इटली और उसके समर्थित देशों ने यह मान लिया था कि फासीवाद का अब अंत हो चुका है, अब उससे कोई खतरा नहीं है। एक वजह यह भी बताई जाती है कि इटली के लोग कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फासिस्टों को दोबारा उभरने से नहीं रोका। इसलिए जब मुसोलिनी के समर्थकों ने MSI का गठन किया तो इटली में उसके खिलाफ कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। 1992 के घोटाले के बाद MSI को राजनीति में जगह बनाने का मौका तो जरूर मिला, लेकिन जब तक कुछ कम कट्टर राजनीतिक पार्टियों का सितारा चमकने लगा था। इटली के जिन इलाकों में MSI का थोड़ा बहुत प्रभाव था, उनमें जॉर्जिया मेलोनी का इलाका भी शामिल था। इटली में भ्रष्टाचार की इन घटनाओं ने मेलोनी को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इससे पहले तक राजनीति में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ 15 साल की उम्र में वो इटली के भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। एक बार मेलोनी MSI के दफ्तर पहुंच गई। दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, मुझे पार्टी का सदस्य बनना है। सिर्फ 15 साल की एक लड़की इतने आत्मविश्वास के साथ पार्टी दफ्तर में खड़ी होकर सदस्य बनने की बात कर रही थी। पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए ये दृश्य काफी असामान्य था, लेकिन मेलोनी के आत्मविश्वास को देखकर उन्हें पार्टी के यूथ फ्रंट का सदस्य बना दिया गया। साल 1995 चल रहा था। MSI पार्टी के आला कमान को यह एहसास होने लगा था कि मुसोलिनी से जुड़ी जड़ें उनकी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इसी साल MSI को एक नए नाम से लॉन्च किया गया। MSI को भंग कर दिया और एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल अलायंस, यानी AN। पार्टी के नेता जिया फ्रैंको फिनी ने फासिस्ट सैल्यूट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यह सैल्यूट दाहिना हाथ सीधा आगे बढ़ाकर हथेली नीचे की ओर करके किया जाता था।
जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अभिवादन से प्रेरित माना जाता था। फासीवादी शासन के दौरान ये इशारा इटली में मुसोलिनी के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया था। इसे सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और आधिकारिक समारोहों में इस्तेमाल किया जाता था, जिसे फिनी ने बैन कर दिया था। लेकिन फिनी खुद मुसोलिनी को 20वीं सदी का सबसे महान राजनेता बताते रहे। जॉर्जिया मेलोनी ने भी फिनी के ही रास्ते को अपनाया। फिर आया साल 1996। अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में एक चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कैमरे पर मुसोलिनी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुसोलिनी एक अच्छे राजनेता थे। उन्होंने जो कुछ भी किया इटली के लिए किया। मेलोनी का यह बयान उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। मुसोलिनी वाली बात को वीडियो में आगे और डिटेल से जानेंगे। साल 1996 मेलोनी को नेशनल अलायंस यूथ विंग का लीडर बना दिया गया। 2 साल बाद वो रोम से काउंसलर चुनी गई। साल 2006 में मेलोनी के राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ था। इसी साल मेलोनी चुनाव जीतकर पहली बार इटली की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ डेप्यूटीज में पहुंची। अगले ही साल यानी साल 2007 में मेलोनी की पार्टी नेशनल अलायंस का विलय सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया के साथ हो गया। पार्टी का नया नाम रखा गया पीपल ऑफ फ्रीडम यानी पीडीएल। यह गठबंधन काफी बड़ा और ताकतवर था। मेलोनी को इसका अहम हिस्सा बनाया गया। साल 2008 में जब पीडीएल ने चुनावों में जीत हासिल की तो मेलोनी को सरकार में युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 31 साल थी। मेलोनी इटली के इतिहास की सबसे कम उम्र की मंत्री बन चुकी थी, लेकिन ये पद मेलोनी को भीतर से संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि पीडीएल में असली फैसले बर्लुस्कोनी और उनके करीबी नेता ही लेते थे। मेलोनी को बस उनके बनाए फैसलों को कैमरे के सामने जाकर सही ठहराना होता था, भले ही वो खुद उन नेताओं से सहमत ना हो। वो कहती हैं कि ये एक तरह की मजबूरी और घुटन थी जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। इसी बेचैनी ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया। साल 2012 में उन्होंने पीडीएल को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी की शुरुआत की, जिसका नाम था ब्रदर्स ऑफ इटली। पार्टी का नाम इटली के राष्ट्रगान की पहली पंक्ति से लिया गया था और इसका चुनाव चिन्ह था 3 रंगों वाली ज्वाला। ये चुनाव चिन्ह एमएसआई की विरासत से प्रेरित था। ये प्रतीक मेलोनी के अतीत और भविष्य के बीच एक पुल जैसा था। खैर, पार्टी की शुरुआत बेहद कठिन हालात में हुई। ना पैसा था, ना बड़ा संगठन और ना ही मीडिया का समर्थन। लेकिन मेलोनी के पास एक चीज थी, अपने विचारों पर अटूट विश्वास। उनका कहना था कि वो अब बिना किसी दबाव और समझौते के अपने फैसले ले सकती हैं। 2013 के पहले ही चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिले, जो बेहद खराब प्रदर्शन था। साल 2014 चल रहा था। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की कमान मेलोनी के हाथों में सौंपी गई। उनकी पहली परीक्षा साल 2018 के आम चुनाव में हुई। इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सत्ता पाने का ख्वाब अब भी ख्वाब ही था। 2018 के आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली को लगभग 4.5% वोट मिले थे। तब ये कहा जाने लगा था कि इस पार्टी का हाल एमएसआई और नेशनल अलायंस जैसा ही होगा। ये पार्टी भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। साल 2022 के आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लगभग 26% वोट शेयर हासिल हुए। सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर ब्रदर्स ऑफ इटली ने सरकार बना ली और मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। इटली के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि कोई महिला इटली की प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने कम वक्त में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सरकार कैसे बन गई और कैसे मेलोनी इटली की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। असल में मेलोनी की अपनी छवि और बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। वो साफ साफ कहती थी कि इटली और इटालियन पहले। उनका 2019 का भाषण, मैं जॉर्जिया हूँ, एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक ईसाई हूँ, इतना मशहूर हुआ कि इसका डांस रीमिक्स तक बन गया। ये गाना क्लबों में बजा और मेलोनी युवाओं की स्टार बन गई। उस समय इटली में मारियो ड्रैगी की सरकार थी, जिसमें लगभग सारी पार्टियां शामिल थी। लेकिन मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी अकेली विपक्ष में रही। लोग सरकार से नाराज थे क्योंकि बिजली और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और उन्हें लगता था कि सरकार यूरोपीय संघ के इशारों पर काम कर रही है। मेलोनी ने इस गुस्से को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सरकार की आलोचना की और वादा किया कि वो इटालियन लोगों की समस्याएं हल करेंगी।
नाराज लोग उन्हें वोट देने लगे। मेलोनी ने लेगा और फोर्जा इटालिया के साथ मिलकर दक्षिणपंथी गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने एक ही उम्मीदवार हर जगह उतारा, जिसका फायदा ये हुआ कि इस गठबंधन से हर जगह एक ही उम्मीदवार को उतारा गया, जिससे उनके वोट बटे नहीं। दूसरी ओर वामपंथी और उदारवादी पार्टियां आपस में गठबंधन नहीं बना पाई और उनके वोट कई उम्मीदवारों में बंट गए। यही वो बिखराव था जिसकी वजह से मेलोनी को आसान जीत मिल गई और इसी के चलते वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी चुनी गई। फिर वो वक्त भी आया जब इतनी शोहरत के बाद मेलोनी का नाम इटली के तानाशाह मुसोलिनी से जुड़ा गया। मेलोनी की लोकप्रियता की वजह उनकी दक्षिणपंथी विचारधारा भी थी। जिस बर्लुस्कोनी की कैबिनेट में उन्हें पहली बार युवा मामलों का मंत्री बनाया गया था, वो मुसोलिनी जैसे तानाशाह को पाक साफ बता चुका था। बर्लुस्कोनी ने एक बार कहा था कि मुसोलिनी ने एक भी इंसान को नहीं मारा। साल 2003 में ब्रिटिश मैगजीन स्पेक्टेटर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुसोलिनी ने लोगों को जेल में छुट्टियां मनाने के लिए भेजा था। बर्लुस्कोनी की कैबिनेट के मंत्रियों ने झूठा प्रचार किया था कि इटली की आबादी तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मूल लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक दौर में मुसोलिनी ने भी यही झूठा भ्रम फैलाया था और कहा था कि बच्चों का पालना खाली है और कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। इस तरह दूसरी नस्ल के लोग हम पर हावी हो जाएंगे। कहा जाता है कि जॉर्जिया मेलोनी की राजनीतिक समझ इसी पाठशाला की उपज है। चुनाव प्रचार के दौरान वो कहती रही कि दूसरे देशों से आए लोग यानी प्रवासियों की वजह से इटली की पहचान खत्म हो जाएगी। वो विदेशी माता पिता से इटली में पैदा हुए बच्चों से नागरिकता और सरकारी लाभ छीनने की वकालत करती रही हैं। अपने भाषणों में वो कई बार रेखांकित कर चुकी हैं कि प्रवासियों को रोकने के लिए नौसेना को चौकन्ना रहना चाहिए, उनकी तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए। इटली में जब आम चुनाव हो रहे थे, उस दौरान मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो मुसोलिनी की तारीफ करती नजर आ रही थी। ये वही वीडियो है जिसकी बात हमने अपने वीडियो में पहले भी की थी। हुआ ये कि साल 1996 में मेलोनी 19 साल की थी। उस वक्त राजनीति में वो नई दाखिल हुई थी। इसी दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में इटली के तानाशाह मुसोलिनी की तारीफ कर दी थी। मेलोनी ने कहा था कि मुझे लगता है कि मुसोलिनी एक अच्छे राजनेता थे। उन्होंने जो कुछ भी किया इटली के लिए किया। पिछले 50 सालों में हमें ऐसे राजनेता नहीं मिले। उनके इन्हीं विचारों की वजह से मेलोनी की आलोचना भी हुई और उन्हें मुसोलिनी से जोड़ा जाने लगा। जॉर्जिया मेलोनी ने मुसलमानों और इस्लाम को लेकर कई बार ऐसे बयान दिए जो काफी विवादों में रहे हैं। उनकी सोच एक सख्त दक्षिणपंथी विचारधारा को दिखाती है। मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वो कहती हैं कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप की सभ्यता के बीच सोच और मूल्यों में काफी फर्क है और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने एक और विवादास्पद बात कही कि सऊदी अरब इटली के कुछ इस्लामिक सेंटरों को पैसे देता है और वहां शरिया कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाती हैं। मेलोनी का कहना था कि ये कानून उन लोगों को सजा देता है जो शादी से बाहर संबंध बनाते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं या समलैंगिक होते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो कभी भी इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। उनके मुताबिक यूरोप में धीरे धीरे जो इस्लामीकरण हो रहा है वो यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता से मेल नहीं खाता। साल 2022 में मेलोनी ने मस्जिदों को लेकर भी सख्त नियमों की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हर इमाम का रजिस्टर बनाया जाए और जो भी धार्मिक भाषण या खुतबा दिया जाए वो इटालियन भाषा में हो, ताकि सब समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। मेलोनी की इन बातों को लेकर उन पर कई बार इस्लामोफोबिया का भी आरोप लगाया गया, लेकिन मेलोनी कहती है कि वो सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना चाहती हैं। जॉर्जिया मेलोनी की सोच LGBTQ कम्युनिटी को लेकर हमेशा से सख्त रही है। उनका मानना है कि समाज की असली नींव पारंपरिक परिवार है, एक पुरुष और एक महिला और उनके बीच जन्मा बच्चा। यही वजह है कि उन्होंने कई बार खुले मंचों से समलैंगिक विवाह, गोद लेने के अधिकार और जेंडर विचारधारा का विरोध किया है। साल 2019 की एक रैली में जब उन्होंने कहा, मैं जॉर्जिया हूँ, एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक ईसाई हूँ, तो ये महज एक पहचान नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान था। इस वाक्य ने उनके विचारों को बहुत साफ कर दिया।
वो ईसाई और पारंपरिक मूल्यों को यूरोपियन संस्कृति का केंद्र मानती हैं और उन्हें लगता है कि LGBTQ अधिकार इस ढांचे को चुनौती देते हैं। साल 2022 में स्पेन की दक्षिणपंथी पार्टी वॉक्स की रैली में उन्होंने दो टूक कहा, हाँ, मैं पारंपरिक परिवारों को समर्थन देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं LGBTQ लॉबी का समर्थन नहीं करती। उनके इस बयान ने न सिर्फ इटली बल्कि पूरे यूरोप में बहस को जन्म दे दिया। लेकिन मेलोनी पीछे नहीं हटी। उन्होंने बार बार कहा कि वो समलैंगिकता के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये भी साफ किया कि वो पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था के अलावा किसी और मॉडल को समाज के लिए सही नहीं मानती। उनकी पार्टी ने साल 2021 में उस जैन बिल का विरोध किया जो समलैंगिक और ट्रांस लोगों के खिलाफ हिंसा को अपराध मानने की बात करता था। मेलोनी को लगा कि ऐसा बिल विचार की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। ये विरोध LGBTQ कार्यकर्ताओं को गहरी चिंता में डाल गया, क्योंकि इससे उन्हें लगा कि मेलोनी की सरकार उनके मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। मेलोनी ने समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने और सरोगेसी जैसे मुद्दों पर भी सख्त रुख अपनाया। उनकी सरकार ने आदेश दिया कि समलैंगिक माता पिता के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों पर केवल उन्हें पैदा करने वाले माता या पिता का नाम ही लिखा जाए। इससे कई परिवारों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेलोनी ने सरोगेसी को अमानवीय बताया और इसे अपराध बनाने की बात की। मेलोनी का ये रवैया सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राजनीति का हिस्सा है। असल में उनका वोटर वर्ग पारंपरिक और धार्मिक सोच वाला है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। मेलोनी के लिए LGBTQ मुद्दों पर सख्ती दिखाना उनके इसी वोट बैंक को साथ बनाए रखने का तरीका है। वो जेंडर आइडियोलॉजी को एक संस्कृति के लिए खतरा मानती है, जो उनके मुताबिक ट्रेडिशनल जेंडर रोल और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ता है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब जॉर्जिया मेलोनी इटली में विपक्ष की नेता थी। उस वक्त उनकी पार्टी फ्रेटेली डी इटालिया पहले रूस के साथ दोस्ती की बात करती थी। खुद मेलोनी भी 2018 तक पुतिन की तारीफ करती रही हैं। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, मेलोनी का रुख एकदम पलट गया। उन्होंने रूस की आलोचना शुरू की और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ी हो गई। जब मेलोनी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजने का समर्थन किया। मिसाइलें, टैंक रोधी हथियार, इटली की तरफ से सब कुछ भेजा गया। मेलोनी ने कहा, यूक्रेन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का भी पूरा साथ दिया। और तो और 2024 में G7 समिट में मेलोनी ने यूक्रेन के लिए $50 अरब की मदद को भी हरी झंडी दे दी। वो खुद कीव गई और ज़ेलेंस्की से भी मिली, जहां उन्होंने रूस को क्रूर हमला करने वाला देश बताया। अब सवाल ये उठता है कि मेलोनी, जो कभी पहले रूस के साथ थी, उन्होंने अचानक यूक्रेन का साथ क्यों देना शुरू कर दिया? असल में इसके पीछे मेलोनी की सोच और राजनीति दोनों शामिल हैं। एक तरफ उन्हें अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारनी थी। उनकी पार्टी को पहले बहुत दक्षिणपंथी और फासीवादी कहा जाता था। अगर वो रूस का साथ देती तो यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों से रिश्ते खराब हो सकते थे। दूसरी बात ये कि मेलोनी की सरकार में और भी पार्टियां शामिल थी, जिनका रूस से पुराना रिश्ता रहा है। मेलोनी ने यूक्रेन का समर्थन करके उन्हें बैकफुट पर डाल दिया और अपनी लीडरशिप मजबूत कर ली। अब एक किस्सा सुनिए। 2023 में मेलोनी एक प्रैंक कॉल में फंस गई। रूस के दो कॉमेडियंस ने अफ्रीकी यूनियन का अधिकारी बन मेलोनी से फोन पर बात की। मेलोनी को लगा कि कोई असली नेता है, तो उन्होंने कह दिया, सब लोग अब इस युद्ध से थक चुके हैं, इसका कोई हल निकालना होगा। ये बात रिकॉर्ड हो गई और लीक हो गई। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेलोनी बोलती कुछ है और सोचती कुछ और है। मेलोनी की टीम ने सफाई दी कि ये एक शरारत थी और उनका रुख यूक्रेन के समर्थन में ही है। अब मेलोनी का ये यूक्रेन समर्थन क्या सिर्फ राजनीति थी? हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि इससे उनकी छवि सुधरी और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत नेता बनकर उभरी। और नहीं, क्योंकि मेलोनी खुद मानती हैं कि रूस अगर यूक्रेन से जीत गया तो यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कुल मिलाकर मेलोनी ने यूक्रेन का समर्थन करके अपनी छवि भी मजबूत की और इटली को दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ खड़ा कर दिया। प्रैंक कॉल जैसी चीजें बीच में आई, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। मेलोनी से जुड़ा एक और वाकया है।
जब वो एक पत्रकार के साथ बहस में पड़ गई और जिसका खामियाजा उस पत्रकार को भुगतना पड़ा और साथ ही मेलोनी की अपनी इमेज को भी धक्का लगा। साल 2021 की बात है, जब जॉर्जिया मेलोनी इटली में विपक्ष की नेता थी। एक पत्रकार थी जूलिया कॉर्टेसे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मेलोनी को लेकर कुछ तीखे और विवादित पोस्ट कर दिए। उन्होंने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर एक फोटो शेयर की जिसमें मेलोनी को तानाशाह मुसोलिनी की तस्वीर के साथ जोड़ दिया गया था। ये फोटो नकली थी। मेलोनी ने इसे गंभीरता से लिया और कॉर्टेसे को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद कॉर्टेसे ने और ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने मेलोनी की लंबाई का मजाक उड़ाते हुए लिखा, जॉर्जिया मेलोनी, तुम मुझे डराने लायक नहीं हो। आखिर तुम तो सिर्फ 4 फीट लंबी हो, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकती। यानी उन्होंने मेलोनी की कद काठी पर तंज कस दिया। मामला इतना बढ़ गया कि साल 2024 में अदालत ने कॉर्टेसे को बॉडी शेमिंग का दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने माना कि उनके ट्वीट्स अपमानजनक थे। कॉर्टेसे को 5,000 यूरो का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया और 1200 यूरो का एक सस्पेंडेड फाइन भी लगा। कॉर्टेसे ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेलोनी की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों की आलोचना को दबाने की कोशिश कर रही है। साल 2024 की बात है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी। इस तस्वीर में मेलोनी टेस्ला और एक्स के मालिक इलॉन मस्क के साथ नजर आ रही थी। लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि जरूर मस्क मेलोनी को डेट कर रहे हैं। हुआ ये कि न्यूयॉर्क में एक बड़ा अवार्ड शो था, अटलांटिक काउंसिल ग्लोबल सिटीजन अवार्ड्स। मेलोनी को वहां सम्मान दिया गया और इलॉन मस्क भी वहां मौजूद थे। अब उसी इवेंट की एक फोटो वायरल हो गई जिसमें मस्क और मेलोनी आपस में मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने लिखा दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, तो किसी ने मजाक में कहा ये तो डेटिंग वाली फोटो लग रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो दोनों के नाम जोड़कर इलोनी मेलोनी तक बना दिया और तो और उनके काल्पनिक बच्चे का नाम भी सोच लिया गया। ये बातें इतनी फैल गई कि खुद इलॉन मस्क को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक्स पर एक यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, हम डेट नहीं कर रहे, मैं अपनी मां के साथ वहां गया था। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मस्क की मां माय मस्क भी उस इवेंट में मौजूद थी। उन्होंने भी बताया कि वो अपने बेटे इलॉन के साथ होटल लौटी थी, मेलोनी के साथ नहीं। मेलोनी ने खुद इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी लोगों ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक भारतीय के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे में मेलोडी का जिक्र कैसे पीछे रह सकता है। तो लगे हाथ उसकी भी बात कर लेते हैं। जब भी दुनिया के नेताओं की बात होती है तो भारत के पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। लोग इस जोड़ी को प्यार से मेलोडी कहने लगे हैं और जैसे ही दोनों एक साथ कहीं दिखते हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। सबसे पहले ये सिलसिला 2023 के G20 समिट से शुरू हुआ, जब मेलोनी भारत आई और मोदी से गर्मजोशी से मिली। दोनों की हंसी मजाक वाली तस्वीरें वायरल हो गई। फिर क्या था, किसी ने तुझ में रब दिखता है वाला गाना जोड़ दिया, तो किसी ने दोनों को बॉलीवुड कपल बना दिया। इसके बाद दिसंबर 2023 में मेलोनी ने दुबई में पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और कैप्शन दिया, गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोडी। ये हैशटैग तो जैसे आग बनकर फैल गया। 2024 और 25 में जैसे ही G7 समिट हुआ, मेलोनी ने फिर एक वीडियो डाला, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। बस मीमबाजों को फिर नया कंटेंट मिल गया। लोग दोनों को भाई भाभी, राजनीति का कपल और इंटरनेशनल लव स्टोरी तक कहने लगे। किसी ने वीडियो में मेलोनी को ऋषि सुनक से हंसते हुए दिखाया और पीएम मोदी को जिम में पसीना बहाते हुए ब्रेकअप मूड में डाल दिया। असल में पीएम मोदी और मेलोनी दोनों नेता सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये दोनों नेता अपने देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक रिश्तों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीमबाजों ने इस दोस्ती को भी बॉलीवुड वाली केमिस्ट्री में ढाल दिया है। मेलोडी के मीम्स हमारी सोच और मजाकिया अंदाज को दिखाते हैं। गंभीर राजनीति में भी मस्ती ढूंढ लेना हम भारतीयों का टैलेंट है। साल 2025 की शुरुआत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। मामला एक लीबियाई अधिकारी की रिहाई से जुड़ा था, जिसका नाम था ओसामा नजीब। कुछ लोग उसे अलमासरी भी कहते हैं।
जनवरी में नजीम को इटली के ट्यूरिन शहर में पकड़ा गया था। उस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे कि हत्या, रेप, टॉर्चर और इंसानियत के खिलाफ अपराध। ये सब उसने 2015 से लीबिया की मितिगा जेल में किए थे। लेकिन पकड़े जाने के सिर्फ 2 दिन बाद 21 जनवरी को मेलोनी की सरकार ने उसे छोड़ दिया। कहा गया कि कानून में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए छोड़ना पड़ा। फिर तो हद ही हो गई। सरकार ने उसे अपने जहाज से वापस लीबिया भिजवा दिया। बस यहीं से बवाल मच गया। मानवाधिकार संगठनों ने गुस्सा जताया। विपक्ष ने मेलोनी पर जमकर हमला बोला। कहा गया कि एक ऐसा खतरनाक आदमी कैसे छोड़ दिया गया। आईसीसी ने भी कहा कि उन्हें इस गिरफ्तारी की कोई खबर तक नहीं दी गई, जबकि देना जरूरी था। कई लोगों को शक हुआ कि मेलोनी ने ये सब जानबूझकर किया। क्यों? क्योंकि इटली और लीबिया के बीच एक डील चल रही थी। इटली लीबिया की कोस्ट गार्ड को पैसे देता है ताकि अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों को यूरोप पहुंचने से रोका जा सके। अगर नजीम को आईसीसी के हवाले कर देते तो ये समझौता बिगड़ सकता था। फिर एक वकील लुइगी लिगोटी ने मेलोनी और उनके 2 मंत्री, न्याय मंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। कहा गया कि उन्होंने एक अपराधी को बचाया और सरकारी जहाज का गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद रोम की अदालत ने जांच शुरू कर दी। मेलोनी ने एक्स पर वीडियो डालकर कहा, ये सब राजनीति है, मैं डरने वाली नहीं। आईसीसी का वारंट हमें नहीं मिला था, तो गिरफ्तारी ही गलत थी। लेकिन आईसीसी ने साफ कह दिया, आपने हमें बताया ही नहीं, यही तो गलती है। फिर ये मामला मंत्रियों की खास अदालत में चला गया, जहां 90 दिनों में फैसला होना था कि केस आगे बढ़ेगा या नहीं। हालांकि मेलोनी की पार्टी के पास संसद में बहुमत था, इसलिए बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पूरा मामला मेलोनी की छवि को झटका देने वाला था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि इटली लीबिया की जेलों में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रहा है, सिर्फ अपनी राजनीतिक डील बचाने के लिए। साल 2024 में इटली 50वें G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। इस समिट की मेजबानी कर रही थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान जैसे ताकतवर देशों के नेता इसमें शामिल हुए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर चर्चा होनी थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह। लेकिन इन सबके बीच एक छोटी सी घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। इसके ठीक अगले साल G7 समिट कनाडा में आयोजित हुआ। समिट के दौरान की एक वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा दिया। वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी पास पास बैठे थे। वीडियो में देखा गया कि मैक्रों ने धीरे से मेलोनी के कान में कुछ कहा। मेलोनी ने पहले तो हल्की मुस्कान के साथ अंगूठा दिखाया, लेकिन जब मैक्रों ने दोबारा कुछ कहा तो मेलोनी ने अपना चेहरा हथेली से ढका और एक तीखी नजर से उन्हें देखा, जैसे गुस्से में आंखें तरीर रही हों। ये महज कुछ सेकंड्स का पल था, लेकिन इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि मेलोनी की ये प्रतिक्रिया शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी टिप्पणी पर थी, जो उसी वक्त कुछ बोल रहे थे। लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता कि असल में उस लम्हे में क्या बात चल रही थी। वैसे मेलोनी और मैक्रों के बीच पहले से ही खटपट चलती रही है। दोनों की सोच और राजनीति एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। मेलोनी दक्षिणपंथी है, पारंपरिक विचार रखती है, वहीं मैक्रो उदारवादी है और प्रवासियों और महिलाओं के अधिकारों को सपोर्ट करते हैं। साल 2022 में जब मेलोनी सत्ता में आई थी, तब मैक्रो ने इटली की नई प्रवासी नीति को गैर जिम्मेदार बताया था। जवाब में मेलोनी ने उन्हें औपचारिक और दंभी तक कह दिया था। जॉर्जिया मेलोनी एक डीप फेक वीडियो की वजह से भी काफी विवादों में रही थी। दरअसल साल 2022 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, एक व्यक्ति और उसके पिता ने मेलोनी की फेक अश्लील वीडियो बना डाली। एक एडल्ट एक्ट्रेस के वीडियो पर मेलोनी का चेहरा जोड़ दिया गया और उसे पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, जिससे मेलोनी की छवि को बड़ा नुकसान हुआ। जब मेलोनी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनी इज्जत पर हमला बताया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। मेलोनी ने उन पर केस किया और कहा कि वो 1 लाख यूरो का मुआवजा चाहती हैं, ताकि ऐसी घटनाओं का शिकार हुई दूसरी महिलाएं भी हिम्मत जुटा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट उन्हें मुआवजा देता है तो वो इसे पीड़ित महिलाओं की मदद में दान करेंगी।
कोर्ट में सुनवाई हुई, मेलेनी को भी गवाही देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि डीप फेक जैसी तकनीक औरतों की इज्जत को नुकसान पहुंचा रही है और ऐसे काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इस घटना ने दुनिया भर में लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डीप फेक तकनीक का गलत इस्तेमाल कितनी बड़ी समस्या बन सकता है। अब आते हैं मेलोनी के निजी जीवन पर। साल 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रही। उन्होंने अपने पार्टनर एंड्रिया जियाम्ब्रूनो से अलग होने का ऐलान किया। दोनों करीब 10 साल से साथ थे। इनकी एक 7 साल की बेटी भी है जिसका नाम है जिनेव्रा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेलोनी और एंड्रिया ने कभी शादी नहीं की थी, वो बिना शादी के साथ रहते थे। मेलोनी और एंड्रिया की पहली मुलाकात साल 2015 में हुई थी। मेलोनी एक पॉलिटिकल शो में इंटरव्यू देने गई थी, वहीं एंड्रिया टीवी रिपोर्टर थे। पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी। मेलोनी ने आधा खाया हुआ फ्रूट एंड्रिया को थमा दिया, सोचकर कि वो एक स्टाफ मेंबर हैं। यहीं से बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। साल 2016 में उनकी बेटी जिनेव्रा का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2023 में हालात बदल गए। एंड्रिया ने एक टीवी शो के दौरान रेप के मामले पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां शराब ना पिएं और डिस्को ना जाएं तो रेप से बच सकती हैं। इस बयान की काफी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि वो पीड़ितों को ही दोष दे रहे हैं। इसके बाद एक और विवाद हो गया। एंड्रिया का एक ऑफ एयर वीडियो लीक हुआ जिसमें वो अपनी महिला सहकर्मी के साथ बेहद भद्दी और अश्लील बातें कर रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेलोनी के लिए ये बहुत शर्मनाक पल था, जिसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने रिश्ते के खत्म होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अब उनके और एंड्रिया के रास्ते अलग हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बेटी के लिए हमेशा एक अच्छे पेरेंट्स बने रहेंगे। मेलोनी ने बताया कि उनके खुद के पिता बचपन में उन्हें छोड़ गए थे और वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को भी ऐसा ही अकेलापन महसूस हो। एंड्रिया की इन्हीं हरकतों के चलते उनका अपना करियर भी डगमगा गया। पहले वो एक बड़ा टीवी शो होस्ट करते थे, लेकिन विवादों के बाद उन्हें हटा दिया गया। बाद में उन्होंने एक नए चैनल में काम शुरू किया, लेकिन उनकी पुरानी इमेज वापस नहीं आ सकी। आखिर में इस वीडियो का अंत एक दिलचस्प किस्से के साथ करते हैं। मार्च 2024 का महीना चल रहा था। जॉर्जिया मेलोनी अल्बानिया के दौरे पर गई थी। जैसे ही वो राजधानी तिराना पहुंची, वहां के प्रधानमंत्री एदी रामा ने कुछ ऐसा किया कि पूरा इंटरनेट हैरान रह गया। एदी रामा ने मेलोनी का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि उन्होंने अपने घुटनों पर झुककर उन्हें सलाम किया। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने इसे इज्जत की इंतहा कहा तो किसी ने मेलोनी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का प्रतीक। ये पल इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि आज की तारीख में जॉर्जिया मेलोनी कितनी प्रभावशाली और चर्चित नेता बन चुकी हैं, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी। इस किस्से को लिखा था मेरे साथी रब्बानी आजाद ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है पीयूष। आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया था इस पर अपना रिएक्शन देने के लिए, साथ ही आपको जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सब कुछ पूरी एक एक डिटेल बताने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो भारतवासी हैं वो जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जो मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पर, मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी। तो आपने ये कहानी देखी जॉर्जिया मेलोनी की, जिसमें उनका जन्म कैसे हुआ, किन मुश्किलों से हुआ, बल्कि वो आज होती भी इस दुनिया में या नहीं, ये सब देखने को आपको मिला। फिर उनके माँ बाप की कहानी, फिर वो कैसे बड़ी हुई, कैसे उन्होंने फिर राजनीति में आई, कैसे पार्टी बनाई, कैसे वो इतनी स्ट्रगल करते हुए इस लेवल तक आज पहुंची। तो उनके और मोदी जी के बीच में जो समानता है वो ये कि दोनों का जो बचपन है वो बहुत मुश्किलों से बीता, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद वो आज इस स्टेज पर पहुँचे। दोनों ही जने राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हैं अपने अपने देश के लिए और दोनों जने चाहते हैं कि उनका देश महान देश बने। ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ये खबर गाँव चैनल का है और इसका जो शीर्षक है वो है किस्सा। इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें भी
सपोर्ट कीजिए और साथ में मेरे को भी सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाने का मकसद था आपको जॉर्जिया मेलोनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को हमारे चैनल और आपके चैनल वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।